Hi friends, I am Dr. Vakodkar from Bhilai, Chhattisgarh. I am doing infertility and IVF practice since long, more than 40 years. Today we should discuss about the common things, that is, what is the few things to be remembered by male partner. Female partners तो always they come forward and अपनी problems बताते हैं, परंतु इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ये कंबाइंड प्रॉब्लम है। मेल पार्टनर भी अराउंड 40 to 50% केसेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या प्रॉब्लम है उनका भी इवैल्यूएशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स जो मेल मेंबर ने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपका अपनी अर्धांगिनी के साथ, फीमेल पार्टनर्स के साथ कैसे रिलेशंस है। जनरली फैमिली में बहू को या लेडी पार्टनर को बहुत परेशान किया जाता है बच्चा जब नहीं होता है। हमने तो ये भी देखा है कि जब सारी प्रॉब्लम मेल पार्टनर्स में होती है, ही इज़ द एब्सोल्यूट रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी, तभी भी फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। तो मेल पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने फीमेल का साथ दे, उनको इस प्रॉब्लम में साथ दे और उनके जो अपने घरेलू प्रॉब्लम्स है उसमें अपने पत्नी का सहायता करें। देन उनके आपस की बॉन्डिंग रिलेशंस कैसे है। डॉक्टर्स जब काउंसलिंग करते हैं तो सारी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग तो इसी के बारे में होती है। फिर मेल मेंबर को सबसे पहले आपका संबंध लेडी पार्टनर से अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनकी मैरिज 5 साल से 10 साल हो गई परंतु उनका संबंध ही एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो ये एक अलग समस्या है, इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इमीडिएटली एंड्रोलॉजिस्ट के पास या मेल इनफर्टिलिटी गायनेकोलॉजिस्ट जो होते उनके पास इमीडिएटली जाके उन्होंने अपना इवैल्यूएशन और क्या प्रॉब्लम है इसका डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। देन सेकंड थिंग होता है कि आपका संबंध होता है, सब कुछ होता है, परंतु इरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता या इजैकुलेशन नहीं होता, मतलब संबंध बनने के पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इजैकुलेशन यानी सीमेन आपका बराबर आ नहीं रहा है, तो वो एक समस्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके हार्मोन्स के चेक होने चाहिए, मेल हार्मोन्स प्रोफाइल क्या है ये चेक होना चाहिए। आपके टेस्टिकुलर चीज का सोनोग्राफी डॉपलर टेस्ट होना चाहिए, कहीं वहाँ पे कोई हाइड्रोसिल है क्या, वेरिकोसिल है या कोई ऐसी एपिडिडाइमिस में कोई सिस्ट है यानी पैथोलॉजी है, ये देखना चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम भी होती है जिसमें जो नली है जिससे स्पर्म्स बाहर आते हैं वो कई बार ब्लॉक होती है, पर आपके टेस्टिस में अच्छे से स्पर्म बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपको इसका इलाज करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ होती है, आप किस वातावरण में काम कर रहे हैं, कहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ अननेसेसरी जो गैसेस होते हैं वो आप इनहेल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसी जगह तो काम नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ फैक्ट्री में जाते हैं या जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पर्यावरण के दृष्टि से उस एरिया को कैसे कौन से ग्रेड में रखा है ये भी देखना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है आपकी डेली हैबिट्स। आपकी डेली हैबिट्स क्या है, आप टोबैको का सेवन करते हैं, आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर आपको अल्कोहल कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, गुटखा पान खाने की बहुत आदत खराब होती है। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म काउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ है खान पान कैसा है। कई बार आप बाहर का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, बाहर के खाने का ज़्यादा सेवन करते हैं जो अनहेल्दी होता है, वो बिल्कुल आपके शरीर के लिए, स्पर्म में क्या पूरे बॉडी के लिए ही ठीक नहीं होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगी, लो प्रोटीन होगा, बहुत फैटी चीज़ें होंगी और डब्बा बंद जंक फूड होंगी, वो आपको हमेशा नुकसान करेगी। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। आप प्रॉपरली रेस्ट करते हैं कि नहीं, आप कंटिन्यूसली काम ही कर रहे हैं। और ये चीज़ें लागू होती है छोटे मोटे वर्कर को भी और बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर को भी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फैक्ट्री ओनर्स को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको, या बहुत 24 घंटे काम करते रहते हैं, उनको स्ट्रेस इफेक्ट इतना होता है
इस स्ट्रेस के कारण आपके हार्मोन्स लेवल में काफ़ी फर्क आ जाता है। तो ये चीज़ें कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बस्टिंग तो आप ही को करना है। आपको एनालाइज करना है कि मैं मेरा पैटर्न कैसे करूं, वर्किंग पैटर्न कैसे करूं ताकि मुझे रेस्ट भी मिले। और चौथी बात यह है कि आप अगर अभी ध्यान नहीं देंगे, सबका ध्यान अभी होता है सेटल होने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, परंतु आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपका एज फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी ये हैबिट्स वैसी वैसी स्ट्रांग होगी और इनफर्टिलिटी बाय द एज कम कम होते जाती है। तो मेल पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में। आप अगर अपनी वाइफ के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे हम फीमेल पार्टनर्स की सारी चीज़ें एकदम रेगुलर एंड डीप में जाके उनको इन्वेस्टिगेट करते, वैसे ही मेल पार्टनर्स का भी साथ होना चाहिए। उनके भी सारे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो मे भी आपको कोई प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अपनी फीमेल और मेल दोनों पार्टनर्स को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। मैं सोचती हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय फ़ोन, बाय मैसेज, व्हाट्सएप और एनीथिंग, जैसे भी आपको कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे ही छोटी मोटी जानकारी, दिस इज़ अ बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज है ये, जो सबको होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।